नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के अंतर्गत देश भर में 14,500 स्कूलों के विकास और उन्नयन की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, नई शिक्षा नीति को बनाने और लागू करने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षक दिवस पर नई शोध छात्रवृत्ति और अनुसंधान अनुदान योजना शुरू की। सरकार ऑनलाइन दुनिया को और अधिक जवाबदेह बनाने के लिए डेटा संरक्षण विधेयक और डिजिटल इंडिया अधिनियम का नया संस्करण लाएगी। सीबीआई ने कहा, दिल्ली की आबकारी नीति मामले में जांच जारी है और किसी भी आरोपी को क्लीन चिट नहीं दी गई। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भविष्य के 75 रचनात्मक प्रतिभाओं के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की। फिल्म निर्माण में युवा रचनात्मक प्रतिभाओं की पहचान और उन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा। लिज ट्रस ब्रिटेन की 15वीं प्रधानमंत्री होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। और डूरंड कप फुटबॉल में राजस्थान यूनाइटेड ने इंडियन नेवी को 2-0 से हरा दिया। समाचार संध्या में मुकेश कुमार के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इस प्रकार से आत्मसात करने की आवश्यकता पर बल दिया है कि ये नीति विद्यार्थियों के जीवन का आधार बन सके। श्री मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के विजेताओं के साथ बातचीत की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रशंसा के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में सही कदम है। श्री मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को एक से अधिक बार पढ़ने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी ने भगवद गीता को बार बार पढ़ा और हर बार उन्हें एक नया अर्थ प्राप्त हुआ। महात्मा गांधी को कभी एक बार किसी ने पूछा था कि भाई आपको कुछ मन में संशय हो, समस्याएं हो तो क्या करते हैं? तो कहा मुझे भागवत गीता से बहुत कुछ मिल जाता है। इसका मतलब वो बार बार उसको पढ़ते हैं, बार बार उसके अर्थ बदलते हैं, बार बार नए अर्थ दिखते हैं, बार बार नया प्रकाशमान पुंज सामने खड़ा हो जाता है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी जब तक शिक्षा जगत के लोग उससे हर समस्या का समाधान उसमें है क्या, 10 बार पढ़े, 12 बार पढ़े, 15 बार पढ़े, सॉल्यूशन इसमें है क्या, उसको उस रूप में हम देखेंगे। प्रधानमंत्री ने पंच प्रण की अपनी स्वतंत्रता दिवस की घोषणा को याद किया। उन्होंने सुझाव दिया कि इन पंच प्रणों पर स्कूलों में नियमित रूप से चर्चा की जा सकती है ताकि विद्यार्थियों के लिए उनकी भावना स्पष्ट हो। श्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों के ज्ञान और समर्पण पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि शिक्षकों का सबसे बड़ा गुण सकारात्मक दृष्टिकोण है। श्री मोदी ने कहा कि सकारात्मक दृष्टिकोण शिक्षकों विद्यार्थियों के सुधार के लिए बिना रुके काम करने के लिए सक्षम बनाता है। जो सफल टीचर रहा होगा, सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ होती है वो पॉजिटिविटी होती है, सकारात्मकता। और एक टीचर की भूमिका ही है जो व्यक्ति को रोशनी दिखाने की काम को करती है। टीचर जो है ना, वो हर बच्चे के अंदर सपने बोता है और उसको संकल्प में परिवर्तित करने की ट्रेनिंग देता है। आपने देखा होगा कि वो बच्चा सपनों को संकल्प में परिवर्तित कर देता है और टीचर ने जो रास्ता दिखाया है उसे वो सिद्ध कर करके रहता है। यानी सपने से सिद्धि तक की इस पूरी यात्रा उसी प्रकाश पुंज के तहत होती है जो किसी टीचर ने उसकी जिंदगी में सपना बोया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये शिक्षकों पर निर्भर है कि वे युवाओं को इस तरह से ढालें जिससे ये तय हो कि वर्ष 2047 तक अमृतकाल में भारत कैसा दिखेगा। देश आजादी के अमृतकाल के अपने विराट सपनों को साकार करने में जुट चुका है। तब शिक्षा के क्षेत्र में राधा कृष्णन जी के प्रयास हम सभी को प्रेरित करते हैं। इस अवसर पर मैं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त आप सभी शिक्षकों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जो पीढ़ी है 2047 में हिंदुस्तान कैसा बनेगा ये उन्हीं पर होने वाला है और उनका जीवन आपके हाथ में है। और इसलिए आप एक स्कूल में नौकरी करते ऐसा नहीं है,
आप एक क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाते ऐसा नहीं है, आप एक सिलेबस को अटेंड करते ऐसा नहीं है, आप उसके साथ जुड़ करके उसकी जिंदगी बनाने का काम और उसकी जिंदगी के माध्यम से देश बनाने का सपना लेकर के चलते हैं। श्री मोदी ने विद्यार्थियों को न केवल शिक्षित करने बल्कि उनके जीवन को बदलने की आवश्यकता पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने कहा कि भारत ने 250 वर्ष तक देश पर शासन करने वाले ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री ने एक नई योजना पीएम श्री योजना की घोषणा की। इसके अंतर्गत देश भर के 14,500 स्कूलों का विकास और उन्नयन किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि पीएम श्री योजना के अंतर्गत स्कूलों को आदर्श स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। इनका संचालन राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भावना के अनुरूप किया जाएगा। पीएम श्री स्कूलों में आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र तरीके से शिक्षा प्रदान की जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि पीएम श्री स्कूल योजना के माध्यम से देश भर के स्कूलों के लाखों विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मातृभाषा में शिक्षा विद्यार्थियों में विज्ञान, साहित्य और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिभा के विकास का आधार है और नई शिक्षा नीति में इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया है। शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति ने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था अनुसंधान और नवाचार द्वारा संचालित है। शिक्षकों को जिज्ञासु विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षक भारतीय शिक्षा की जीवन शक्ति हैं। हमारी संस्कृति में शिक्षक पूजनीय माने जाते हैं। मैं भी ये मानती हूँ कि एक निष्ठावान शिक्षकों को अपने जीवन में जिस तरह की सार्थकता का अनुभव होता है उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। शायद इसलिए जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन के प्रशंसकों ने उनका जन्मदिन मनाने का प्रस्ताव रखा तो उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। राष्ट्रपति ने कहा कि स्कूली शिक्षा ही उच्च शिक्षा का आधार है। उन्होंने कहा कि लगभग 97 लाख शिक्षक 15 लाख से अधिक स्कूलों में 26 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करते हैं। राष्ट्रपति ने अपने शिक्षकों को याद किया और कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्हें पढ़ाने के लिए उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित असम की मीनाक्षी गोस्वामी ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि भारत सरकार की पहल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अनुरूप वे सरकारी स्कूल में बालिकाओं के दाखिले पर विशेष ध्यान देती हैं। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो मैंने फॉलो किया है। मेरा ही लक्ष्य है, एक तो बेटियों को या लड़कियों को आगे बढ़ाना, दूसरी हमारे परंपराओं का जो एथनिक कल्चर, प्रमोटिंग एंड प्रिजर्विंग एथनिक कल्चर, एंड तीसरी जो है वो सरकारी स्कूल में दाखिला बढ़ाने का। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षक दिवस पर आज नई शोध छात्रवृत्ति और अनुसंधान अनुदान योजनाओं का शुभारंभ किया है। इन योजनाओं में एकमात्र बालिका के लिए सावित्रीबाई ज्योतिराव फूले फेलोशिप, डॉक्टर राधाकृष्णन यूजीसी पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप, सुपरनेटेड फैकल्टी मेंबर्स फेलोशिप, इन सर्विस फैकल्टी मेंबर्स के लिए अनुसंधान अनुदान और नए भर्ती फैकल्टी मेंबर्स के लिए डॉक्टर डीएस कोठारी अनुसंधान अनुदान शामिल है। यूजीसी के अध्यक्ष जगदेश कुमार ने कहा कि यूजीसी समय समय पर देश भर के विश्वविद्यालयों में शोध व्यवस्था को सक्षम करने के लिए विभिन्न प्रकार के फेलोशिप में अनुसंधान अनुदान देता रहा है। देश में पिछले एक दशक के दौरान विद्यार्थी शिक्षक अनुपात में बहुत कमी आई है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार प्राथमिक स्कूलों में 2010-2011 में विद्यार्थी शिक्षक अनुपात 43 था, जो 2020-21 में कम होकर 26.3% पर आ गया। इसी अवधि में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में यह अनुपात 33 से गिरकर 18.9% पर आ गया। शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर विद्यार्थी शिक्षक अनुपात दर्शाता है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त संख्या में शिक्षक उपलब्ध हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। मुट्ठी भर अंग्रेज
और हमारे विशाल देश पर राज करने का स्वप्न देख रहे हैं, पर हम इनके स्वप्न को चकनाचूर कर देंगे। निकल पड़े स्वाधीनता के पथ वाले, स्वतंत्रता संग्राम की सुनी अनसुनी कहानियों के साथ स्वराज हर रविवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल सुनना न भूलें। आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज और दूसरे चैनलों पर 15 अगस्त से प्रतिदिन प्रसारित श्रृंखला आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के अंतर्गत देश भर में 14,500 स्कूलों के विकास और उन्नयन की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, नई शिक्षा नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षक दिवस पर नई शोध छात्रवृत्ति और अनुसंधान अनुदान योजना शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। सरकार ऑनलाइन दुनिया को और अधिक जवाबदेह बनाने के लिए डेटा संरक्षण विधेयक और डिजिटल इंडिया अधिनियम का नया संस्करण लाएगी। सीबीआई ने कहा, दिल्ली की आबकारी नीति मामले में जांच जारी है और किसी भी आरोपी को क्लीन चिट नहीं दी गई। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भविष्य के 75 रचनात्मक प्रतिभाओं के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की। फिल्म निर्माण में युवा रचनात्मक प्रतिभाओं की पहचान और उन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा। लिज ट्रस ब्रिटेन की 15वीं प्रधानमंत्री होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी। और ड्यूरेंट कप फुटबॉल में राजस्थान यूनाइटेड ने इंडियन नेवी को 2-0 से हराया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार जल्द ही नया दूरसंचार विधेयक लाएगी। उन्होंने कहा कि इसे 5 से 6 दिन में सुझाव के लिए वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि आज डिजिटल दुनिया में दूरसंचार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने आज नई दिल्ली में साइट्रेन सेतु के दूसरे समूह का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। साइट्रेन सेतु पहल प्रधानमंत्री मिशन कर्मयोगी का एक हिस्सा है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रालयों से अभिनव कार्यक्रमों को लेकर आने का लक्ष्य दिया है। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार डेटा संरक्षण विधेयक और डिजिटल इंडिया अधिनियम का एक नया संस्करण भी ला रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ऑनलाइन माध्यम से प्रकाशित होने वाली सामग्री के लिए ऑनलाइन दुनिया को और अधिक जवाबदेह बना रही है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में आज एक जनसभा में उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। श्री ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने अपनी स्थापना के बाद से विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में सामूहिक प्रयासों से कोविड टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करने में हिमाचल प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कहा है कि दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 मामले की जांच जारी है और किसी भी आरोपी को क्लीन चिट नहीं दी गई है। सीबीआई ने कहा कि इस मामले में एक आरोपी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का भ्रमित करने वाला बयान मौजूदा जांच से ध्यान भटकाने की कोशिश है। सीबीआई ने श्री सिसोदिया के आरोप को खारिज कर दिया कि सीबीआई के कानूनी उप सलाहकार जितेंद्र कुमार ने इसलिए आत्महत्या की क्योंकि उन पर झूठे आरोप लगाने के लिए दबाव था। सीबीआई ने स्पष्ट किया कि जितेंद्र कुमार का आबकारी नीति मामले की जांच से किसी प्रकार का संबंध नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को लागू करने में अनियमितताओं को लेकर स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो जारी कर आम आदमी पार्टी की कड़ी आलोचना की है। ये वीडियो इस मामले के एक आरोपी के पिता का बनाया जा रहा है, जिसमें वो शराब पर कमीशन की बात करते नजर आ रहे हैं।
पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि वीडियो से पता चल रहा है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के करीबी सहयोगी कमीशन के लिए किस तरह से काम करते रहे थे। जो व्यक्ति खुद मनीष सिसोदिया जी के हाथों में पैसा पकड़ाता था, मोटा माल जो मनीष सिसोदिया को दलाली और कमीशन के रूप में देता था, उसका नाम है सनी मारवा। तो सनी मारवा के पिताजी हैं जिनका नाम है कुलविंदर मारवा, स्टिंग मास्टर का स्टिंग हो गया है। और इस स्टिंग में जो कंटेंट है जो आप अभी देखेंगे, इससे एक बात स्पष्ट होती है कि जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की कसम खाकर आए थे, वो आज दरअसल कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी के रूप में सामने आई है। शिवसेना सांसद संजय राउत की न्यायिक हिरासत धन शोधन निवारण अधिनियम की एक विशेष अदालत ने 14 दिन के लिए बढ़ा दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई में पात्रा चौल के पुनर्विकास में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में 31 जुलाई को गिरफ्तार किया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की। श्रीमती हसीना 4 दिन की यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंची। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय विचार विमर्श करेंगी। श्रीमती हसीना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगी। भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत बांग्लादेश एक महत्वपूर्ण भागीदार है। प्रधानमंत्री हसीना ने भारत को विश्वसनीय मित्र बताते हुए कहा कि जरूरत के समय भारत हमेशा बांग्लादेश के साथ खड़ा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने न केवल मुक्ति संग्राम में बल्कि बाद में भी बांग्लादेश का साथ दिया। उन्होंने कोविड महामारी के दौरान भारत की ओर से मिले सहयोग की सराहना की। I really thanks to Prime Minister Modi to take this initiative and that contributed vaccine to not only Bangladesh, also South Asian countries, and it's really very, very helpful, and it's a very prudent initiative he has taken. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से मंगोलिया और जापान की 5 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। भारत के किसी भी रक्षा मंत्री की मंगोलिया की ये पहली यात्रा है। इससे पहले दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ेगा और सामरिक साझेदारी मजबूत होगी। यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह मंगोलिया के रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और मंगोलिया के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। राजनाथ सिंह ने कहा है कि वे जापान की यात्रा पर भी जाएंगे। उन्होंने कहा कि टोक्यो में वे 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि भारत रक्षा सहयोग मजबूत करना चाहता है और क्षेत्रीय सुरक्षा तथा स्थिरता के पक्ष में है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को आज नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने अपने आवास शीतल निवास में एक समारोह में नेपाल सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया। ये समारोह दोनों सेनाओं के बीच अनूठी परंपरा का हिस्सा है। जनरल पांडे आज से 4 दिन की नेपाल की आधिकारिक यात्रा पर हैं। सेनाध्यक्ष के रूप में ये उनकी पहली नेपाल यात्रा है। जनरल मनोज पांडे ने दोनों सेनाओं के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से नेपाल सेना को तोप उपकरण, बारूदी सुरंग से सुरक्षा वाले वाहन, मेडिकल स्टोर और अन्य गैर घातक सैन्य सहायता सौंपी। सुश्री लिज ट्रस ब्रिटेन की 15वीं प्रधानमंत्री और कंजर्वेटिव पार्टी की नेता चुनी गई हैं। वे थेरेसा मे और मार्गरेट थैचर के बाद ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री होंगी। सुश्री लिज ट्रस ने अपने प्रतिद्वंद्वी पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक को करीब 21,000 मतों से हराया। सुश्री ट्रस ऐसे समय में कार्यभार संभाल रही हैं जब ब्रिटेन बढ़ती महंगाई और अपने सबसे खराब जीवन यापन संकट से जूझ रहा है। उन्होंने निर्वाचित होने के तुरंत बाद अपने भाषण में कहा कि वह करों में कटौती और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए एक साहसिक योजना पेश करेंगी। श्री बोरिस जॉनसन ने एक घोटाले के बाद इस साल जुलाई में पद से इस्तीफा दे दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिज ट्रस को प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि लिज ट्रस के नेतृत्व में भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। अफगानिस्तान में काबुल में रूस के दूतावास के बाहर एक विस्फोट में कई स्थानीय लोगों के साथ रूस के 2 राजनयिकों की मौत हो गई है। सुरक्षा गार्ड ने हमलावर को मार गिराया। अफगानिस्तान के उप प्रवक्ता बिलाल करीमी ने कहा है कि तालिबान सरकार घटना की जांच कर रही है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भविष्य की 75 रचनात्मक प्रतिभाओं के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की हैं। ये खंड फिल्म निर्माण के विभिन्न पहलुओं से युवा रचनात्मक प्रतिभाओं की पहचान, प्रोत्साहित और पोषण करने के लिए भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एक वार्षिक मंच है। प्रविष्टियां 23 सितंबर तक भेजी जा सकती हैं। ये पहल पिछले वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में शुरू की गई थी। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के बाद पिछले 75 वर्ष से लोगों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा होने का उत्सव मना रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की यात्रा के बारे में जानकारी देता है। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है आकाशवाणी समाचार, भरोसे का पर्याय। आकाशवाणी की स्थापना 1936 में हुई। दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क के माध्यम से आकाशवाणी 77 भारतीय और 12 विदेशी भाषाओं में समाचार और समसामयिक घटनाओं पर कार्यक्रम प्रसारित करता है। टेलीविजन के प्रचलन में आने से पूर्व आकाशवाणी सूचना और मनोरंजन का मुख्य साधन था। जिस तरह आकाशवाणी ने अतीत को संजोया है, वो दूसरा कोई और नहीं कर सकता। प्रातः काल में हम सभी की पसंद आकाशवाणी की संकेत धुन होती है। नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे। समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। This is All India Radio. In the program Spotlight Now, we bring you a discussion on BRICS Summit 2021. Good evening. This is All India Radio. I am VC Pramod and with me is Reshma Tiwari with the evening news. Namaskar. A warm welcome to World News and Indian Perspective on All India Radio. आकाशवाणी समाचार, संगीत, नाटक, क्रिकेट कमेंट्री और समसामयिक विषयों पर वार्ताओं के सुसंगत कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। मेलवेल डिमेलो जैसे प्रसारकों ने अपनी आकर्षक आवाज से श्रोताओं को रोमांचित किया। This is Melville DeMello speaking to you from the ramparts of the Red Fort in New Delhi. Now, if rain is auspicious, then this nation is thrice blessed because it's pouring heavily here, and below me is a sea of mushroom umbrellas. And on the ramparts themselves. देवकी नंदन पांडे की आवाज हिंदी उच्चारण का मानक बन गई। 1915 का वर्ष भारत के आजादी आंदोलन में बड़े महत्व का साल। अफ्रीका से गांधी जी लौटे और देखते ही देखते एक गुलाम देश के करोड़ों लोगों की आशा का केंद्र बन गए। वैसे तो लोग ये महसूस करने लगे थे कि आजादी का सूरज भले ही कुछ देर से निकले मगर निकलेगा जरूर, और उनके इस विश्वास का आधार था पहले विश्व युद्ध का परिणाम। वरिष्ठ प्रसारक अमीन सयानी की आवाज से सुनने वाले झूम उठते थे। अरे ये बहुत पुरानी बात है। मैं करीब 9 साल का था तब मेरे बड़े भाई मरहूम हमीद सयानी साहब, जो मेरे गुरु रहे हैं ब्रॉडकास्टिंग में, वो मुझे ऑल इंडिया रेडियो के बॉम्बे स्टेशन में ले गए थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अपनी आवाज इसमें रिकॉर्ड करके खुद सुनो। वायर रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड करके फिर मुझे अपनी आवाज सुनाई गई तो मैं चौंक पड़ा कि भाई ये मेरी आवाज है। तब से भाई मेरा नाता जुड़ गया। समाचार जगत में जब बात भरोसे और प्रामाणिकता की होती है तो आकाशवाणी सभी से अव्वल होती है। आकाशवाणी को कई संस्थाओं द्वारा सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थान के रूप में
चुना गया है। राइटर्स द्वारा 46 देशों में किए गए हालिया सर्वेक्षण में आकाशवाणी और दूरदर्शन को सर्वाधिक भरोसेमंद बताया गया। 8 जून 2022 को आकाशवाणी ने लोक प्रसारण के 86 वर्ष पूरे किए। अपने आरंभ से अब तक रेडियो प्रसारण ने लंबी यात्रा तय की है और देश भर में अलग अलग शहरों में 100 से ज्यादा रेडियो स्टेशन बनाए गए। छात्रों के लिए प्रसारित अभ्यास, क्विज ऑन फ्रीडम मूवमेंट और स्पोर्ट्स क्विज ने नई पीढ़ी की मीडिया दिलचस्पी में आकाशवाणी को स्थान दिलाया है। जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा में जोड़ने की दिशा में अपना योगदान देते हुए आकाशवाणी ने समय के एक विशेष हिस्से को जम्मू कश्मीर एक नई सुबह के रूप में विविधतापूर्ण कार्यक्रमों का हिस्सा बनाया। विदेशों में बसे भारतीय समुदाय तक पहुंच बनाने के क्रम में आकाशवाणी ने दरी, पश्तो, बलूची, नेपाली, मंडारिन, चीनी और तिब्बती भाषाओं के प्रसारण के समय को 2 गुना कर दिया है। भारतीय पक्ष को पेश करने वाले कार्यक्रम वर्ल्ड न्यूज ने बहुत कम समय में खासी लोकप्रियता हासिल कर ली है। सोशल मीडिया के मंचों के साथ साथ आकाशवाणी डीडी फ्री डिश, डीटीएच और डीआरएम पर भी उपलब्ध है। समाचार कक्ष से शिव प्रकाश मिश्र। कल के कार्यक्रम में हम आपको आकाशवाणी समाचार डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी देंगे। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स पर, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। पिछले महीने देश के कोयला उत्पादन में पिछले वर्ष की इसी महीने की तुलना में 8.2% की वृद्धि दर्ज की गई। इस दौरान 5 करोड़ 80 लाख टन से अधिक कोयला उत्पादन हुआ। कोयला मंत्रालय ने बताया कि देश की शीर्ष 37 कोयला उत्पादन खदानों में से 25 में 100% से अधिक उत्पादन हुआ। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 443 अंक बढ़कर 59,246 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 126 अंक चढ़कर 17,667 पर आ गया। 7वीं सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप में वर्तमान चैंपियन भारत ने अपने पहले मैच में भूटान को 3-0 से हरा दिया। भारत के लिए थांगलाल्सन गांगटे ने 2 और वेनलाल पेका गुइटे ने 1 गोल किया। ड्यूरेंट कप फुटबॉल में चेन्नईयन एफसी और राजस्थान यूनाइटेड ने क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई कर लिया है। इम्फाल में चेन्नईयन एफसी ने नेरोका एफसी को 2-0 से हराया। उधर कोलकाता में राजस्थान यूनाइटेड ने इंडियन नेवी को 2-0 से पराजित किया। वर्ष के चौथे और अंतिम ग्रैंड स्लैम अमरीकी ओपन में आज प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन के राफेल नडाल का सामना अमरीका के फ्रांसिस टियाफो से होगा। महिला सिंगल्स के चौथे दौर में पोलैंड की इगा स्विएतेक का मुकाबला जर्मनी की जूले नियमेट से होगा। मौसम विभाग ने केरल में अगले 3 दिन तक तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। 4 जिलों तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पट्टनमथिट्टा और इडुक्की में रेड अलर्ट जारी किया गया है। अलपुझा, कोट्टायम और एर्नाकुलम जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शेष 7 जिलों में केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। और अब एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। दिल्ली में बादल छाए रहेंगे, मुंबई में गरज के साथ बादल छाए रह सकते हैं। कोलकाता में वर्षा का अनुमान है। चेन्नई में तेज बारिश की आशंका है। श्रीनगर, जम्मू, लेह और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहने के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के अंतर्गत देश भर में 14,500 स्कूलों के विकास और उन्नयन की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, नई शिक्षा नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षक दिवस पर नई शोध छात्रवृत्ति और अनुसंधान अनुदान योजना शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। सरकार ऑनलाइन दुनिया को और अधिक जवाबदेह बनाने के लिए डेटा संरक्षण विधेयक और डिजिटल इंडिया अधिनियम का नया संस्करण लाएगी। सीबीआई ने कहा, दिल्ली की आबकारी नीति मामले में जांच जारी है और किसी भी आरोपी को क्लीन चिट नहीं दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भविष्य के 75 रचनात्मक प्रतिभाओं के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की। फिल्म निर्माण में युवा रचनात्मक प्रतिभाओं की पहचान और उन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा। लिज ट्रस ब्रिटेन की 15वीं प्रधानमंत्री होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी।
और डूरंड कप फुटबॉल में राजस्थान यूनाइटेड ने इंडियन नेवी को 2-0 से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।